दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं भूपेश आनंद, आप जैसा जानते ही हैं सीएस प्रोफेशनल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सीएस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में सबसे प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉमा फॉरेक्स मैनेजमेंट एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये मैंने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया आपके सामने, और मैं आपके सामने ये सब्जेक्ट का नाम लिख चुका हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब जहाँ पे भी बैठे हैं ध्यान से मेरी बातों को आज सुने, क्योंकि ये पहली क्लास है। हम आपके लिए स्पेशली अपने रिकॉर्डिंग रूम में पहली क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज आप मेरे से बहुत दूर बैठे हैं। मेरे यहाँ पर फेस टू फेस स्टूडेंट्स एक क्लास में 500 बच्चे बैठे होते हैं, और दोस्तों वो मेरे पास होते हैं और मैं देख पाता हूँ कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं। लेकिन आप मेरे से दूर हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने टेबल में बैठे हुए हैं और अपने स्टडी रूम में बैठकर मुझे देख रहे हैं इस समय। तो मैं ये चाहूँगा कि आपका ध्यान मेरी तरफ खिंचा चला आए, और आप ये समझ लीजिए कि 100 मार्क्स का जो पेपर है, अगर आप सच में सीएस प्रोफेशनल में क्लियर होना चाहते हैं तो ये 100 मार्क्स का जो पेपर है इसमें आपके 80+ आराम से आ सकते हैं। इस बार हमारे अपने स्टूडेंट्स के 95 हाईएस्ट आए हैं और सेकेंड हाईएस्ट 84 है। दोस्तों ये प्रथा चलती आ रही है पिछले पता नहीं कितने वर्षों से। तो आइए हम उस ज्ञान की गंगा में बहने के लिए शुरू हो जाएं। और मैं एक बात आपको कह दूं कि मेरा नाम, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम भूपेश आनंद है। मैं भूपेश आनंद हूँ। मैं दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ, और मैंने IFRS लंदन और वैल्यूएशन के भी तमाम कोर्सेज किए हुए हैं। ये मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि आपको मैं प्रभावित कर दूं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आजकल का जो ज़माना है वो बदल चुका है और आपको एक डिग्री से काम नहीं चलने वाला, एक से ज़्यादा काम चलेगा। तो आइए हम शुरू करेंगे आज 100 मार्क्स का पेपर में 80+ के लिए। मैं थोड़ा सा पहले आपको पेपर के बारे में बता दूं। आपका जो पेपर है दोस्तों, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, ये प्रैक्टिकल पेपर आएगा। आपको प्रैक्टिकल पेपर आएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल आएगा। इसमें आपको मैं समझता हूँ 7 क्वेश्चंस होंगे, 7 क्वेश्चंस होंगे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट। और आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों, 7 में से 6 करने हैं। ये बात तो बिल्कुल पक्की है। वैसे 6 क्वेश्चंस ही कई बार आएंगे और उन क्वेश्चंस के बीच में इंटरनल चॉइस आ जाएगी। 2 क्वेश्चंस के बीच में इंटरनल चॉइस आ जाती है। जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन 2 का A और क्वेश्चन 2 का B, कुछ इस तरह से कई बार पूछ लेंगे। तो आप सभी को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ध्यान से बैठें और ये पहले देख लें कि आपके एग्जामिनेशन में कौन से ऐसे 6 क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं और आते ही रहते हैं। आइए दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पहला जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आजकल इंस्टीट्यूट थ्योरी का क्वेश्चन दे रहा है और उसमें 5 पार्ट्स देगा और 4 पार्ट्स करने हैं। तो अटेम्प्ट द फॉलोइंग पहला क्वेश्चन है। आपको इसमें 5 में से कोई भी 4 पार्ट्स अटेंड करने हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। ये जो क्वेश्चन है ये 20 नंबर का हमारा इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन 20 नंबर का है और बाकी 5 क्वेश्चन 16 नंबर के हैं। तो दोस्तों इसमें जनरली आता क्या है मैं बताऊं तो फर्स्ट पार्ट जनरली मैंने देखा है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एक तो पार्ट ये जनरली आता है। दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आ रहा है। ट्रेजरी मैनेजमेंट एक तीसरा पार्ट है जो ट्रेजरी मैनेजमेंट है आपका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजरी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजर, ये सभी बातें आजकल ट्रेजरी मैनेजमेंट में पूछी जा रही हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों 5 पार्ट्स का है, 4 करने हैं। थ्योरी है, थ्योरी में नंबर कैसे आएंगे वो हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस थ्योरी के क्वेश्चन को प्रैक्टिकल बना दें, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि 100 मार्क्स में से कई बार 20 नंबर की तो कंपलसरी है ही, और कई बार 20 नंबर की इनडायरेक्टली भी वो कंपलसरी थ्योरी करा देते हैं। तो 40 नंबर की थ्योरी आ ही रही है।
तो इसके साथ साथ आपको 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल करना है। मैं तो ये कहूँगा कि आपको जब भी प्रेफरेंस हो आप पहली प्रेफरेंस प्रैक्टिकल को दें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर है और आपके 80+ आने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्रैक्टिकल में पहले ध्यान से करना ज़रूरी है। तो मैं 3 पार्ट्स लिख चुका हूँ। 4th पार्ट मैंने लिखा मनी मार्केट ऑपरेशंस, मनी मार्केट ऑपरेशंस, इसको हम बोलते हैं MMO। और लास्ट पार्ट आएगा जनरली दोस्तों, ये कोई कराता नहीं है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो आप बैठे हुए हैं अपने स्टडी रूम में और इस बात को ध्यान से देख रहे हैं कि 5 पार्ट्स में से कोई भी 4 पार्ट्स आएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा इनको करेंगे कैसे, वो मैं सब बताऊंगा, उसकी बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। अभी क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है जनरली देखा गया है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से पूछा जाता है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, व्हाट आर द करंट एसेट्स, हाउ टू मैनेज दैट वर्किंग कैपिटल, ये सभी बातें डिस्कस करेंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट पार्ट वर्किंग कैपिटल, सेकंड पार्ट है दोस्तों क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट। क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट जिसको हम डेटर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। थर्ड पार्ट है कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट। और फोर्थ पार्ट दोस्तों इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब जरूरी नहीं है कि चारों पार्ट्स आए, लेकिन इसमें से 3 भी आ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जैसे पहला वर्किंग कैपिटल मदर है, मान लें मदर है, और ये सन 1 है, ये सन 2 है, ये सन 3 है, कुछ इस तरह से हम इसको बाइफिकेट करेंगे। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें। इसके 4 पार्ट्स हैं, 16 नंबर का पेपर, 16 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, बिल्कुल ठीक है। 2 पार्ट्स आएंगे, कई बार चॉइस भी आती है। तो मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूं, पूरा सिलेबस ही लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस। क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट है दोस्तों फाइनेंशियल डिसीजंस। पैसा कहां से आएगा, पैसा पैसा करती है, ये पैसा कहां से आएगा, हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ फंड्स आर देयर, हम इस बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस में मैं समझता हूं छोटे छोटे 4-5 पार्ट्स हैं जो हमें कर लेने चाहिए। जैसे पहला पार्ट है सोर्सेज ऑफ फंड्स, फंड्स के सोर्सेज क्या होते हैं। आपको मालूम ही है कि इस दुनिया में किसी भी कंपनी को पैसे चाहिए हो तो 2 सोर्सेज होते हैं, एक सोर्स का नाम है डेट और दूसरे का नाम है इक्विटी। हाँ ठीक सुना आपने, डेट एंड इक्विटी, डेट एंड इक्विटी, बिल्कुल ठीक सुना। अब ये पैसे कहाँ से लें, किससे, डेट से कितना लें, इक्विटी से कितना लें, उसके लिए हम करते हैं डेट इक्विटी मिक्स, डेट इक्विटी मिक्स, कि इन दोनों का मिक्सचर कितना हो। तीसरी बात जो हमें डिस्कस करनी है इसी चैप्टर में, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर देयर। इसके साथ साथ मैंने अपनी जो न्यू स्टडी मटेरियल बनाया है उसमें राइट शेयर्स का भी चैप्टर रखा है, बायबैक रखा है, बोनस शेयर्स रखा है, ई स्टॉक्स रखा है, स्टॉक स्प्लिट रखा है। तो दोस्तों राइट शेयर्स, और लास्ट में मैं लिवरेजेस के साथ साथ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज भी कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मान के चलें कि ये पूरे पार्ट्स हैं, इसमें से कोई भी 2 या 3 पार्ट्स वो पूछ लेते हैं, तो ये मेरी बुक का, पहली बुक का काम कंप्लीट हुआ। मैं आपको बताऊं कि मैंने 3 तरह की बुक्स प्रिपेयर की हुई हैं, ये आपको कैमरे में दिख रही, 3 बुक्स हैं। जब भी आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास लेंगे उसमें आपको बुक्स भी मिलेंगी, और ये 3 बुक्स मैंने दी हैं। 2 बुक्स क्लास कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की हैं जिसमें मैंने CBQs लिखे हैं, और एक किताब मैंने EPQs की लिखी है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो अभी मैं जैसे ये कंप्लीट होगा बताऊंगा आपको कि आपको कौन सी बुक करनी है, कैसे करनी है, कितने क्वेश्चंस हैं, और हमने हर चैप्टर को कंसेप्ट वाइज डिवाइड कर दिया। दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि पहली बार हमने ये बुक नई बनाई और आपके लिए स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों पहली बुक में हमने सभी कुछ कंसेप्ट बेस्ड डाल दिया है, कंसेप्ट बेस्ड डाल दिया है। तो आइए हम सब कंसेप्ट बेस्ड को करें, आइए हम सब कंसेप्ट बेस्ड को करें। पॉपअप में पहला वाला करना था, चलिए हम सब
कंसेप्ट बेस्ड में करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 लिख लें, बिल्कुल लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट है कैपिटल बजटिंग, फर्स्ट पार्ट इज कैपिटल बजटिंग। फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग पहला पार्ट है कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग। ठीक है दोस्तों, सेकंड पार्ट है आइए मैं ये कहना चाहता हूं कि सेकंड पार्ट इज लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन, लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस समय हम कर रहे हैं, इसके 2 पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक्चुअली में ये 2 सिलेबस के 2 चैप्टर्स हैं हमारे। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कि हम ये लॉन्ग टर्म डिसीजन लें या ना लें। आपको मालूम है कि लाइफ में आपको कई बार डिसीजंस बड़ी बड़ी लेनी पड़ जाती हैं। जैसे आपने सीएस का कोर्स ज्वाइन किया तो आपने ये डिसीजन जो लिया ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है दोस्तों। आपने ये डिसीजन अपनी लाइफ का लॉन्ग टर्म लिया। तो लॉन्ग टर्म क्या होता है? जिसका इफेक्ट 1 वर्ष से ज्यादा रहता है और इसमें आपको अर्निंग कैपेसिटी मिलती है, वो भी देख लेंगे। लीज वर्सेस बाय भी लिख लीजिए, प्रैक्टिकल आएगा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ चलें और आइए हम 5th क्वेश्चन में अपना सिलेबस भी लिख डालें। और मैं आपको अब कह रहा हूं कि मैंने जैसे 3 किताबें दी हैं, 3 किताबें दी हैं, इसमें पहली किताब फर्स्ट बुक दूसरी किताब अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, अभी यहां पढ़ी नहीं है, अभी दिखाता हूं दूसरी किताब कि सेकंड बुक में क्या क्या आया है और कैसे हमने करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 लिख लें। पहला इसमें है, फर्स्ट पार्ट है डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस। सेकंड पार्ट जनरली पूछा जाता है उसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पैसा कहां पे इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, अमीर कैसे बने, ये सभी बातें हम इस चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से समझने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, एक का नाम है डिविडेंड डिसीजन, एक का नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आपके सामने 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं और 6 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपने कभी लाइफ में पहले किया भी नहीं हुआ। इसका नाम है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम एक नया टॉपिक और लिखेंगे जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स, एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। तो 6 क्वेश्चन के 2 पार्ट सबसे प्रीशियस हैं, आपने ये पहले किए भी नहीं हुए। जैसे फर्स्ट पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट एंड सेकंड पार्ट इज डेरिवेटिव्स। तो ये दोनों के दोनों पार्ट्स एक तो प्रैक्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट हैं और थ्योरी भी आएगी। 7th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन जनरली आ रहा है, तो दोस्तों वो जो था लास्ट क्वेश्चन है दोबारा से शॉर्ट नोट्स का आएगा। आपसे 5-6 तरह के शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे और उनमें से कोई भी 5 में से 4 शॉर्ट नोट्स आपको करने हैं। तो ये आपके सामने एक 7 नंबर के क्वेश्चंस का मैंने आपके सामने ब्यौरा रखा है। दोस्तों मैं अपनी इन क्लासेस में इन टॉपिक्स के अलावा कुछ 2-3 टॉपिक्स अलग से भी कराने वाला हूं जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन पेपर में बार बार आ रहे हैं। जैसे पहला टॉपिक मैं आपके सामने रखूं मनी मार्केट ऑपरेशंस। जैसे पहला टॉपिक मैं आपके सामने रखूं मनी मार्केट ऑपरेशंस, MMO। दूसरा टॉपिक अगर मैं आपके सामने रखूं उसका नाम है बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन जिसको हम वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज भी कहते हैं। तो दोस्तों दूसरे टॉपिक का नाम है बॉन्ड वैल्यूएशन। ये हमारे कोर्स में नहीं है दोस्तों, आप स्टडी चेक करेंगे तो नहीं मिलेगा।
ये सीए फाइनल में है, सीएमए फाइनल में है, सीएफए यूएसए में है, सीमा लंदन में है, बट हमारा इंस्टीट्यूट इनको भी पूछ रहा है, तो इनको भी करना बहुत जरूरी बन जाता है। दूसरी बुक जरा यहां से मेरे को दे दीजिए, अभी दिखानी थी बच्चों को, तो दूसरी बुक पता नहीं यहां से कहां चली गई, यहीं पड़ी थी कल। तो तीसरी बात जो मैंने आपको बतानी है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स। तो मैं आपके सामने ये 3 टॉपिक्स ऐसे करने वाला हूं जो आपके कोर्स में तो नहीं है बट पेपर में आते रहते हैं। आइए तो दोस्तों हम आगे शुरू करें। सबसे पहले हम लिखेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 लिखेंगे, चैप्टर 1 लिखें, सभी बच्चे साथ साथ लिखेंगे। ये दूसरी बुक जहां पड़ी थी कहां चली गई, उसमें मार किया था। चैप्टर 1, आइए हम चैप्टर 1 की तरफ चलेंगे। आप चैप्टर 1 में लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पूरा नाम लिखेंगे, रजिस्टर खोल लीजिए। अभी मैं बताऊंगा इसके बाद कि आपको कौन सा रजिस्टर लेने हैं, कितने मोटे लेने हैं, क्या करना है, वो सब बातें बताऊंगा। पहले आप में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन सुन लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 1 बड़ा ही थ्योरी का और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इस चैप्टर को 5 में से 5 स्टार्स ही दूंगा, 5 में से 5 स्टार्स ही देने वाला हूं, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आइए, बिल्कुल आइए दोस्तों, हम चले अपनी उस ज्ञान की गंगा में, सच्चाई के रास्ते में चले। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगा कि इसमें 2 अक्षर हैं, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट। जैसे मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, फाइनेंशियल या फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट, ये कुछ इस तरह से लिख सकता हूं दोस्तों। फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बस इतना बता दें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, खाली मुझे ये बताएं मैनेजमेंट क्या होती है। आपने मैनेजमेंट अलग अलग प्रकार की सुनी हुई है, होटल मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बड़ी सारी मैनेजमेंट होती है दोस्तों। एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। आजकल आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं इस समय, क्योंकि टाइम बड़ा ही प्रीशियस है। जून दिसंबर कैसे आ जाते हैं पता भी नहीं चलता दोस्तों। तो आप सब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का नाम सुन चुके हैं, बीकॉम में सुना, 12th में सुना, फाउंडेशन में सुना, कहीं पे भी सुना। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। क्या समझते हैं कि भाई ये मैनेजमेंट है, दिस इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों आप बताना भी चाहेंगे तो मुझे बता नहीं पा रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप में से काफी बच्चों को पता है, जब मैं एक सवाल फेस टू फेस क्लास में करता हूं तो 90% बच्चे हाथ ऊपर कर देते हैं और मुझे कहते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब सर ये है। तो वो बच्चे जो मुझे कहते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं, शायद आप भी ये कहना चाहें। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। आप में से कुछ ये कहते होंगे आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा काम को कराना, उसको बोलते हैं दोस्तों मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक है। मैनेजमेंट इज, कुछ आप में से कहते होंगे मैनेजमेंट इज प्लानिंग, मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट इज कंट्रोल। कुछ ये भी कहते होंगे, आप में से कुछ ये भी कहते होंगे, और आप में से कुछ बच्चों ने ये डेफिनेशन सुनी भी होगी। कौन सी डेफिनेशन, कौन सी दोस्तों? एक डेफिनेशन ऐसी बोलने जा रहा हूं जो आपने एक जमाने में सुनी हुई है। मैनेजमेंट का मतलब आप कहते थे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट utilization of effective and efficient utilization of resources,
किसी भी चीज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करने का नाम है मैनेजमेंट। आपने सुना होगा रिसोर्सेज में मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मैन पावर, 5 एम्स को मैनेज करने को हम जनरली मैनेजमेंट बोलते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ठीक सुना दोस्तों। लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाह रहा हूं, इसमें एक जो एम था मनी, आज मैं उसको पकड़ रहा हूं। और मनी तो बहुत छोटा सा वर्ड है दोस्तों, मैं फंड्स की बात करूंगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप कंसेप्ट नंबर 1 लिखें। वैसे आपको मैं बता दूं कि हमने हर चैप्टर के कंसेप्ट की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं। अभी मैं पीपीटीज आपको दिखाने वाला हूं। इस दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ सीए, सीएस और सीएमए की हिस्ट्री में कि जिसने पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कुछ 548 कंसेप्ट में डिवाइड कर दिया। और दोस्तों हर चैप्टर को हमने कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया है। आपको जब आप देखेंगे तो हर कंसेप्ट की हमने पीपीटीज बनाई हैं, और जो इसलिए कि आप उसको नोट कर पाएं और अपने आखिरी में पेपर के दिनों में जल्दी जल्दी कंसेप्ट को कर पाएं। अभी मैंने आपको यह भी बताना है कि बुक्स के अंदर क्या स्पेशलिटी है, बुक्स में हमने कंसेप्ट कैसे दिए हुए हैं, कुछ सभी बातें मैंने आपको बतानी है। आइए पहले मैं चाहता हूं कि आप लिखें कंसेप्ट नंबर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लिखना है जी, साथ साथ प्लीज लिखना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इफेक्टिव and efficient utilization of funds। मैंने कहा जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की प्रक्रिया को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट टाइम का मतलब क्या है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। समय को अच्छी तरह से यूज करना, प्लान करके करना, कोऑर्डिनेट करके करना, इस टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल इसी तरह से हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन of funds। It consists of, इसमें 3 तरह की डिसीजंस होती हैं। It consists of 3 decisions, 3 decisions, तीन डिसीजंस होती हैं। आप लिखेंगे, पहली डिसीजन का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट। दूसरी डिसीजन का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस। मैंने कहा 3 डिसीजंस होती हैं, एक इन्वेस्टमेंट, एक फाइनेंशियल, और तीसरी लिख लीजिए डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस। सो देयर आर 3 डिसीजंस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे, हम बातों को समझेंगे। खाली आपने लिखना नहीं है, मैं कुछ इस तरह से समझाऊंगा कि आपकी क्वेरी नहीं रहेगी। हाँ, और उसके बाद भी अगर क्वेरी होगी तो मैं आपको समय बताऊंगा कि आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। आप व्हाट्सएप में, एसएमएस में, मेल में, कॉल में, कहीं से भी मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं आपको समय भी बताऊंगा कि इस समय आपको ऐसा करना है। तो आइए मैं आपके सामने लिख रहा हूं कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट 2 में मैं चाहता हूं कि आप सभी क्या करें, एक बात को ध्यान से समझ लें। कंसेप्ट 2 में हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो आप लिखें फ्लो चार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए, इसका पूरा सिलेबस समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे। आप सब बनाएं। देखिए, साथ साथ बनाकर ज्यादा अच्छा रहेगा। कहते हैं मैथमेटिक्स पढ़ने से नहीं आती, मैथमेटिक्स करने से आती है। आप मुझे देख तो रहे हैं, बट अगर खाली देखते रहेंगे तो शायद आपको उतना समझ नहीं आएगा। बट अगर देखने के साथ साथ
आपके हाथ में इस समय रजिस्टर और पेन होगा और जो भी मैं बोल रहा हूँगा उसको लिखते रहेंगे, यकीन मानिए ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए आप सभी उठाइए अभी जल्दी से रजिस्टर और अपना पेन और कंसेप्ट नंबर 2 लिखिए। कंसेप्ट 2 की हेडिंग लिखिए फ्लो चार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फ्लो चार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आइए हम सब फ्लो चार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर इस चार्ट को थोड़ा सा इस तरह से बनाने वाला हूँ, तो आप सभी एक बार देख लें कि आपको कितनी जगह चाहिए और कितनी स्पेस चाहिए, और आराम आराम से मेरे साथ करेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। तो आप यहाँ देख लें, मैंने लिखा है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रिसीवर एक तो नीचे रखो, ये कहीं भी लिख सकते हैं उसको पूरा। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो लिखेंगे। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने जैसे अभी अभी कंसेप्ट 1 में लिखा, आप दोबारा से यहां पे लिखेंगे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। दोस्तों अभी अभी तो लिखा था, एक बार दोबारा लिखिए, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा जो मन है वो चित्रों की भाषा बड़ी जल्दी समझ लेता है। इसलिए आप सभी ईमानदारी से एक बार लिख लें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग के साथ साथ आप यहां लिखें मीनिंग ऑफ फंड्स। आइए फंड्स का मीनिंग लिखिए। फंड्स का मीनिंग लिखिए। वैसे फंड्स का मीनिंग मनी तो होता ही है, मनी तो एक छोटा सा वर्ड है जो आएगा ही। फंड्स और भी काफी बड़े होते हैं दोस्तों। तो मनी में डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी, फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स, सिक्योरिटीज, बिल्स, मेटल्स एटसेट्रा। मैं इन सभी को लिख रहा हूं फंड्स की डेफिनेशन में। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब एक अच्छे फाइनेंस मैनेजर बनने वाले हैं। तो फाइनेंस मैनेजर का खाली ऑब्जेक्टिव मनी को मैनेज करना नहीं होता, नहीं, उसके साथ साथ उसको बाकी सब चीज़ों को भी मैनेज करना है। इसीलिए फंड्स का मीनिंग बहुत बड़ा सा है। दोस्तों मैं अभी आपको 3 क्वेश्चंस देने वाला हूं। अगर आपने ये 3 क्वेश्चंस का आंसर कर दिया तो यकीन मानिए कि आप एक अच्छे फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं। तो आप सभी ने 3 क्वेश्चंस के लिए इसके नीचे चित्र में चलना है। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा क्वेश्चन 1, फिर 2 और फिर 3। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा, आपने यहीं पे लिखना है। तो आइए मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला जो क्वेश्चन है मैं उसको लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज स्लैश हाउ मच इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। फंड्स क्यों चाहिए और कितने चाहिए? 2 सवाल है एक ही क्वेश्चन के अंदर। फंड्स कितने चाहिए और क्यों चाहिए। दूसरा सवाल है, आप अगर आंसर कर दें, फ्रॉम वेयर फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड। फंड्स कहां से प्रोक्योर कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं। इकट्ठे कौन देगा लक्ष्मी जी? ये क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। और थर्ड क्वेश्चन है वेदर टू पे डिविडेंड और नॉट। डिविडेंड दें या नहीं दें, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए हम 3 तरह के डिसीजंस लेंगे। तो आइए हम यहां लिखेंगे डिसीजन नंबर 1, कंपनी अकाउंट्स नहीं कर रहे क्या? डिसीजन नंबर 1 इसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस।
इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो पहली जो डिसीजन है दोस्तों उसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंड हाउ मच इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, उसका आंसर करने के लिए हम फर्स्ट डिसीजन लेंगे जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और इसके बाद हम लेंगे डिसीजन नंबर 2, और डिसीजन नंबर 2 की हेडिंग है फाइनेंशियल डिसीजंस। तो आप सब लिख लें, पहली डिसीजंस है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दूसरी डिसीजंस है फाइनेंशियल डिसीजंस, और यहां लिख रहे हैं डिसीजन नंबर 3 जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजंस। तो लिखिए जी डिसीजन नंबर 3 डिविडेंड डिसीजंस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपको लेनी है। अभी हम आएंगे धीरे धीरे कि इन्वेस्टमेंट में कितने प्रकार होते हैं, फाइनेंशियल में क्या क्या डिस्कस करना है, डिविडेंड में क्या क्या डिस्कस करना है, तो वो मैं अगली स्लाइड में आ रहा हूं, इसी के नीचे चित्र चलता रहेगा। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होती है। वैसे मैं बता दूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 प्रकार की होती है। आप जैसे 11th क्लास में गए थे और आपको पहली बार अकाउंट्स की मैडम ने पहली बार बोला था कि एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। याद आ रहा है? बिल्कुल उसी तरह से यहां पर इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह की होती है दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और दूसरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पहली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और दूसरी लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। जो पैसा आपको छोटे समय के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 1 साल से कम के लिए चाहिए, हम उसको जनरली कहते हैं कि शॉर्ट टर्म है। इसका वैसे दूसरा नाम हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रखा गया है कि आप जो काम करते हैं उसमें वर्किंग कैपिटल के लिए कितने पैसे चाहिए। और इसी तरह से दूसरी चीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दूसरा नाम रखा गया है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो दोस्तों आप सब समझ लें कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। आंसर नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज एंड हाउ मच इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। फंड्स क्यों चाहिए और कितने चाहिए। मैंने कहा फंड्स के लिए देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स, 3 डिसीजंस, 3 डिसीजंस हैं जिसके लिए हमें फंड्स चाहिए। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंशियल डिसीजन और तीसरा डिविडेंड डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार की होती हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म को हम जनरली बोलते हैं वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म को हम जनरली बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों आइए हम एक बात मैं बता दूं, कैपिटल वर्किंग कैपिटल का वैसे दूसरा नाम है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा हुआ है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि जो रोजमर्रा के खर्चों के लिए एक कंपनी को बिजनेस चलाना है, अपोलो टायर्स, ब्रिटानिया ब्रेड्स, किंगफिशर एयरलाइन, इन्फोसिस, ये जितनी भी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, मैं तो कहता हूं ह्यूमन बीइंग को भी शुरू सुबह मॉर्निंग में कुछ ना कुछ खाने की जरूरत होती है क्योंकि उसको पूरा दिन काम करना है, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो दोस्तों एक तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म डिसीजंस, जो हमें क्या करने हैं, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसे चाहिए, डे टू डे ऑपरेशंस, रोजमर्रा के काम करने के लिए जो हमें पैसे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा स्मूथ फंक्शनिंग होता रहे। तो दोस्तों हम अपने स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जिन पैसों की जरूरत होती है उसको हम जनरली कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा।
जैसे आप बताइए मुझको कि अपोलो टायर का मेन धंधा है टायर बनाना। अब टायर बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसको लेबरर्स की रिक्वायरमेंट है, उसको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, उसको फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है। फैक्ट्री तो मैं कहूँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन हो गया। मैं आपसे कहूँगा उसको सैलरीज देनी है, वेजेस देनी है, मटेरियल परचेज करना है, ये सभी कुछ अगर आप ध्यान से देखें तो और कुछ भी नहीं, वर्किंग कैपिटल है। इसका मतलब अपोलो टायर्स को दो तरह की चीज़ों को चेक करना पड़ेगा कि उसको रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कितने पैसे चाहिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो कभी कभी चाहिए, जो लंबे समय के लिए होते हैं। जैसे मैं कहता हूं आपके सामने परचेज ऑफ मशीनरी, आप बताएं परचेज ऑफ मशीनरी, मैं कहता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन है। परचेज ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये सभी कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है दोस्तों। इसका नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। आपको मालूम है कि आपने लाइफ में एक डिसीजन ली हुई है, जो आप कोर्स कर रहे हैं। पहले आपने फाउंडेशन किया, इसको क्लियर किया, फिर आप एग्जीक्यूटिव में आ गए और एग्जीक्यूटिव में दोनों ग्रुप्स क्लियर किए, अब आप प्रोफेशनल में आ गए और अभी आपको ट्रेनिंग भी करनी है। आप में से कुछ ट्रेनिंग शायद कर भी रहे होंगे। ट्रेनिंग के बाद आपको एक दिन ऐसा कयामत वाला दिन होगा जिस दिन कयामत से कयामत तक अल्लाह मियाँ कयामत बरसाएंगे और आपको ACS एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी का नंबर मिल जाएगा। बस दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप उसी दिन की इंतजार में हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं, अगर आपको कोई आज के पॉइंट पे गए, जैसे इसको हम टाइमलाइन बना दें, आप यहां खड़े हैं, आपको कोई कहे कि CS खराब सा कोर्स है, इसको छोड़ दो, कुछ दूसरा कोर्स करो, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन के बड़े अमूल्य समय लगा दिया है। इसका मतलब कैपिटल बजटिंग डिसीजन के कुछ फीचर्स होते हैं। अब आपका कई बार ग्रुप नहीं भी होता, तब भी आपको आपके दोस्त, आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी आपसे पूछते हैं कि बेटा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे 50%। उनको क्या पता कि 50% लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एक सब्जेक्ट में भी ना आए तो कैसे चलता है, और उनको क्या पता कि BCom पास और CS में कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों, ग्रेजुएशन के पेपर्स की बात करें, वो तो सब चैंपियन पढ़ के पास हो जाते हैं हमारी दिल्ली के अंदर। लेकिन मुझे मालूम है कि आपके लिए सिलेबस चेंज होता है, आपके लिए चैलेंजेस हैं, आपके लिए ट्रेनिंग भी है, आपके लिए पेपर्स हैं, कहाँ से करें, क्या करें, ये सब कुछ कश्मकश चलती रहती है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, कहते हैं कि जो जितना सोना जितने ज़्यादा आग में रहता है, उसको आग में रखा जाता है, उतना ज़्यादा उसमें निखार आता है, निखार आता है। तो आप सब सोना है, आपको आग में रख रहा है मेरा इंस्टीट्यूट, जिससे कि आपके निखार आए, क्योंकि आप सब कैपिटल बजटिंग डिसीजन कर रहे हैं। आप बताइए जी, किसी भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन के फीचर्स क्या होते हैं? तो आप सभी पहले तो जहां पर आपने लिखा है, क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, उसके नीचे लिखिए फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के कुछ फीचर्स लिखिए। जैसे पहला फीचर हम लिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज सम ऑफ मनी। रतन टाटा को नैनो बनानी थी, नैनो बनाने के लिए उन्होंने जमीन खरीदी, उन्होंने मशीनरीज खरीदी, उन्होंने उसका मॉडल बनाया, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन की। आपको लगता है रतन टाटा ने कितने पैसे ह्यूज इन्वेस्ट कर दिए होंगे नैनो के प्रोजेक्ट में? तो किसी भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन का पहला फीचर होता है, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज सम ऑफ मनी। दूसरा, एक बार ले ली तो बहुत मुश्किल होता है इसको रिवर्स करना, क्योंकि रिवर्स करने में प्रॉब्लम आ जाती है। इररिवर्सिबल इन नेचर। ये जितनी भी डिसीजंस होती हैं ये इररिवर्सिबल होती है, इररिवर्सिबल, इनको रिवर्स करने में परेशानी आती है, इररिवर्सिबल। और तीसरी बात, अगर आपने रिवर्स कर दिया, जैसे मैं कहता हूं मैरिज,
मैरिज करना भी तो एक तरह की लॉन्ग टर्म डिसीजन है, सीएस करना लॉन्ग टर्म डिसीजन है, आपने अपने लिए बाइक परचेज की, बाइक परचेज करना भी लॉन्ग टर्म डिसीजन है, आप उसको रिवर्स थोड़ी करते हैं। हाँ, अगर रिवर्स करेंगे तो आपकी मार्केट प्राइस, उसकी कार की मार्केट प्राइस कम हो जाएगी। तो तीसरा फीचर लिखिए, इट विल अफेक्ट, ये जितनी भी डिसीजंस हैं अफेक्ट करेंगी क्या, एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर को अफेक्ट कर देंगी। तो दोस्तों 3 फीचर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हमारे पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछते हैं। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आंसर 1 था, हमें पैसे क्यों चाहिए, हमें पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की होती हैं? मैंने कहा जी इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वन इज शॉर्ट टर्म which is named as working capital and second is long term which is named as capital budgeting। तो अब ये पैसे आएंगे कहां से, इसके लिए हम क्वेश्चन 2 का आंसर करेंगे जिसको हम कहते हैं आंसर 2, और उसकी हम डिसीजन लेंगे जिसको आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, आपने बस उसी चित्र के नीचे वहीं पे लिखना है, फाइनेंशियल डिसीजंस। पैसा पैसा पैसा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको पैसा क्या होता है, पैसा कैसे कमाते हैं। तो पहली चीज हम इस डिसीजन में करेंगे, हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसे के कितने सोर्सेज हैं, हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ फंड्स आर देयर। दूसरी बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ वी कैन मिक्स डेट एंड इक्विटी, बिकॉज एक्चुअली देयर आर 2 सोर्सेज, देयर कैन बी 3 ऑल्सो। वो थर्ड जो है हाइब्रिड है, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में प्रेफरेंस शेयर्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो मैं समझता हूं देयर आर 2 सोर्सेज, एक डेट है और दूसरी इक्विटी है, ऐसा मान के चलें। इक्विटी में ही प्रेफरेंस शेयर्स आ जाते हैं, ऐसा भी मान लें। वो प्रेफर्ड स्टॉक होता है, हाइब्रिड नेचर का है, उसमें कुछ फीचर्स डिवेंचर्स के हैं और कुछ फीचर्स इक्विटी के हैं। अगर आपको पैसे कहीं से लेने हो, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो 2 ही सोर्सेज हैं जहां से उसने पैसे लिए हैं। फर्स्ट इज डेट, सेकेंड इज इक्विटी। अब ये डेट और इक्विटी किस रेशो में हम मिक्स करें उसको बोलते हैं डेट इक्विटी मिक्स। और थर्ड है दोस्तों, ये जो हम ऊपर ले रहे हैं इनके ऊपर कॉस्ट कितनी पे करेंगे उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, हाउ मच कॉस्ट वी हैव टू पे। कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, तो जो डिबेंचर से पैसे लेंगे उसमें जो कॉस्ट पे करेंगे उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, और जो प्रेफरेंस शेयर से पैसे लेंगे उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और जो इक्विटी से लेंगे उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो दोस्तों इसको निकालने का भी तरीका हम इसमें सीखने वाले हैं, इसीलिए इस चैप्टर की लेंथ बड़ी है। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। डी पॉइंट, डी में लिखिएगा लिवरेजेस। जब हम कुछ भी रिस्क लेते हैं तो रिस्क कितना है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम एक नया टूल यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं लिवरेजेस। वैसे लिवरेजेस एक फिजिक्स का वर्ड है, लिवर से हम मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, वो हम देखेंगे क्या इसका और यूज है। ई लिखेंगे, ई फाइनेंशियल डिसीजंस में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज डिस्कस करेंगे ई पॉइंट में, और एफ पॉइंट में, एफ में मैं आपको अमेरिकन कंसेप्ट बताऊंगा, ईवीए, एमवीए एक्सेट्रा। तो दोस्तों हम 6 बातें डिस्कस करेंगे। पैसा कहां से आएगा? आपने एक मूवी देखी थी घर वाली बाहर वाली, अनिल कपूर था। आप बताइए, अनिल कपूर आप हैं, रवीना टंडन और रंभा 2 हीरोइनें थी। रवीना टंडन घर वाली थी और रंभा बाहर वाली थी। बिल्कुल इसी तरह से एक कंपनी को पैसे 2 तरह से वो ले सकती है, एक इक्विटी और एक डिबेंचर्स। किससे कितने लेने हैं ये सारी बातें हम जब चैप्टर शुरू होगा तब डिस्कस करेंगे। मैं तो अभी इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, कंसेप्ट 2 को मैं बता रहा हूं, और मैं काफी हद तक कंसेप्ट 2 को बता चुका हूं। और मैंने आपको क्या कहा है कि देयर आर 3 क्वेश्चंस और उनको आंसर करने के लिए 3 डिसीजंस हैं। मैंने आपको दूसरी डिसीजन तक बता दिया है। अब मैं आ रहा हूं थर्ड डिसीजन। जैसे आपने देखा था थर्ड डिसीजन
क्या होती है? थर्ड 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 का नाम है डिविडेंड डिसीजंस। तो आप इसी चित्र के नीचे लिखेंगे डिविडेंड डिसीजंस क्या होती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? मैं लिख रहा हूं, आप लिखें मीनिंग ऑफ डिविडेंड। हम यहां डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ डिविडेंड, टाइप्स ऑफ डिविडेंड थ्योरीज। डिविडेंड की थ्योरीज क्या क्या हैं? टाइप्स ऑफ डिविडेंड थ्योरीज, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज, डिविडेंड की पॉलिसीज क्या क्या हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे, और हम कुछ लेटेस्ट इश्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो आजकल वो केस स्टडीज में पूछ रहे हैं तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थ्योरीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आर देयर एंड लेटेस्ट इश्यूज। तो मैं आपको फिर कहता हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने के लिए देयर आर 3 डिसीजंस। एक का नाम है इन्वेस्टमेंट, दूसरी का नाम है फाइनेंशियल, तीसरी का नाम है डिविडेंड। हम 3 डिसीजंस करेंगे, पहले 3 ही करते थे, लेकिन दोस्तों जब से दुनिया बदल गई और हमारे मोदी जी देश देश में जाकर कह रहे हैं कि हमारे देश की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत अच्छी है, हमारे देश में पैसा लगाओ, तो दोस्तों आजकल फॉरेन कंपनीज बहुत ज़्यादा हमारे देश में आ रही हैं, और फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन जॉइंट वेंचर्स आजकल हमारे देश में हो रहे हैं। मेरा भारत महान, आपको मालूम ही है कि जो मेरा भारत है ये महान है, और आप देख लीजिए इस समय भारत कहीं यहाँ पर है और दुनिया के लोग मेरी इंडिया में आ रहे हैं, दुनिया के लोग आ रहे हैं मेरे भारत में, मेरे भारत में दुनिया के आ रहे हैं दोस्तों, लोग दुनिया से आ रहे हैं। तो ये सब जब आ रहे हैं तो अपने साथ फॉरेन करेंसी लेकर आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी लेकर आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी लेकर आ रहे हैं। ये इंडियन रुपीज नहीं ला रहे, ना ना, इंडियन रुपीज नहीं ला रहे, ये अपने देश की करेंसी ला रहे हैं। कोई यूएसडी लेकर आ रहा है, कोई जेपीवाई जैपनीज येन लेकर आ रहा है, कोई स्विट्जरलैंड का कोरोना लेकर आ रहा है, कोई इटली का लीरा लेकर आ रहा है, कोई चाइना का युआन लेकर आ रहा है। तो दोस्तों ये सब फॉरेन करेंसी लेकर आ रहे हैं। आप बताइए, आप इस देश के एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये पैसे जो अपने देश से ला रहा है कि इसमें कितने कन्वर्ट होंगे, कैसे कैलकुलेट होंगे, तो दोस्तों आप कर ही नहीं सकते। इसलिए मेरे इंस्टीट्यूट ने एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम है फॉरेक्स मैनेजमेंट। अब ये लिखना कहाँ है? उसी चित्र में लिखना है, देखिए कहाँ लिखना, इसी के साथ आप यहां लिखेंगे। 3 मैनेजमेंट्स और डिस्कस कर रहे हैं। पहली मैनेजमेंट का नाम है फॉरेक्स मैनेजमेंट, पहली मैनेजमेंट का नाम है फॉरेक्स मैनेजमेंट। दूसरी का नाम है रिस्क मैनेजमेंट, जिसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं, हेजिंग बोलते हैं, हेजिंग। आपने सिक्योरिटी लॉ में क्या हुआ? हेजिंग। और तीसरा है ट्रेजरी / पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो दोस्तों मैं आप सभी को इन क्लासेस में एक तो ये डिसीजंस 3 कराने वाला हूं, और इन 3 के साथ साथ हम यहां से 3 मैनेजमेंट्स और करेंगे, टोटल 6 मैनेजमेंट करेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का नाम पता क्या है? इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? इस सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉमा फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेक्स मैनेजमेंट एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो आइए, जब आप ये तीनों डिसीजंस बढ़िया सी लेंगे तो मुझे बताइए आपके प्रॉफिट एंड लॉस का रंग कैसे बदलेगा? क्या प्रॉफिट्स बढ़ेंगे या कम होंगे? मुझे मालूम है कि आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि जब ये कंपनी अच्छी तरह से फंड्स को यूज करेगी तो कॉस्ट कम होगी, क्रेडिट साइड बढ़ेगी, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप बताइए आपकी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगी। ईपीएस 2 प्रकार की होती है, उसके अभी चर्चा में नहीं जाएंगे।
ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बना रहे हैं तो आइटम नंबर 15 और 16 में आजकल 16th आइटम में ईपीएस दिखाना बहुत जरूरी है, और लास्ट आइटम है 16th जिसमें हम ईपीएस दिखाते हैं। अब आप बताइए, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे और उस कंपनी की ईपीएस बढ़ रही होगी तो आपको अच्छा लगेगा, गंदा लगेगा? स्वाभाविक बात है। आप कोई मूवी देख कर आते हैं, आपको उस मूवी देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को बताते हैं, आपके वो दोस्त पूछ नहीं भी रहे हो तब भी कहते हैं कि यार ये मूवी बहुत अच्छी है, मूवी बहुत अच्छी है, कैटरीना बहुत अच्छी है, दीपिका बहुत अच्छी है। आपने अपने 10 दोस्तों को बताया, आप बताइए वो 10 दोस्तों ने आपसे पूछा नहीं था फिर भी आपने बताया, और अगर उनको खुदा ना खास्ता मूवी देखने जाना हो तो क्या लगता है वही मूवी जाएंगे जो आपने बोली है, किसी और मूवी में जाएंगे? नहीं, जो आपने कही थी उसी में जाएंगे, क्योंकि आपने उसके लिए अच्छे विचार रखे थे उस मूवी के लिए, तो वो लोग भी देखने चले जाएंगे। अच्छा, जब वो देखने चले जाएंगे तो मुझे बताइए उनको भी अच्छी लगेगी तो वो अपने दोस्तों को डिस्कस करेंगे, फिर आगे जाएंगे, अल्टीमेटली सेंटीमेंट उस मूवी को लेकर बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे और वो मूवी हिट हो जाएगी, और उस मूवी की बॉक्स ऑफिस बुकिंग से मार्केट प्राइस पर शेयर भी तो बढ़ जाएगी। आप बताइए, कोई कंपनी आपके सामने अच्छा काम कर रही है, अच्छे फाइनेंस को मैनेज कर रही है, तो उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो ईपीएस बढ़ेगा तो फिर उनके विचार बदलेंगे। आप जिस दिन पास हुए थे सीएस एग्जीक्यूटिव, सोचिए कितने खुश थे आप। ओह, आपकी खुशी का ठिकाना भी नहीं था, आप इतने खुश थे। आपसे कोई नहीं भी पूछ रहा था फिर भी आप बता रहे थे, क्या बता रहे थे? कि मैं पास। कहते हैं कि इंसान जब खुश होता है तो वो जरूर अपनी बात को शेयर करता है, क्योंकि खुशी जो है शेयर करने से बढ़ती है। और जब आप बहुत दुखी होते हैं, रामलाल का इस बार का सीएस का ग्रुप नहीं हुआ और वो दुखी है, आंखें भरी हुई हैं, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन जब वो शेयर करता है सबसे तो उसका जो दुख है वो दोस्तों कम होता है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं कि आपके अंदर, हम सब के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स में भगवान ने एक ऐसी क्वालिटी डाल दी है कि अगर हम सुख को, खुशी चीज को शेयर करेंगे तो अपने आप होगी और वो बढ़ेगी, इसलिए सब करते हैं। और दुख को भी शेयर करेंगे तो काम होगा, इसलिए वो भी करते हैं। तो मैं कहता हूं, अगर एक कंपनी का शेयर होल्डर रामलाल, इस कंपनी के शेयर्स उसने लिए हैं तो उसको ईपीएस ज्यादा मिल रहा है और उसका सेंटीमेंट स्ट्रांग होंगे तो अपने दोस्तों को कहेगा, अल्टीमेटली माहौल बढ़ेगा और इकोनॉमिक्स का रूल चलेगा। इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि जहां पर डिमांड ज्यादा होती है वहीं पर अगर सप्लाई लिमिटेड हो तो एक लेवल पे आकर यूनिट प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, मान लेते हैं 2 कर्व है, एक डिमांड और एक सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से तो दुनिया जानती है मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड कम होगी सप्लाई से तो मार्केट प्राइस पर शेयर कम हो जाएगी। अब जब इस कंपनी के सब लोग शेयर होल्डर खुश हैं और वो उस खुशी को शेयर कर रहे हैं तो बाकी सब लोग भी तो इसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। अब समझ आया? अब जब शेयर्स खरीदेंगे तो उस कंपनी के शेयर्स तो लिमिटेड है, तो डिमांड क्रिएट हो जाएगी, और डिमांड जब क्रिएट होगी तो उसका जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हम यहाँ पर उसी चित्र में लिख रहे हैं। यहां लिखेंगे आप ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए हम लिखें ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा, वेल्थ कैसे निकाली जाती है मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। वेल्थ निकालने का तरीका क्या है? एमपीएस इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वेल्थ को निकालने का एक फॉर्मूला है एमपीएस इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट नंबर 2।
अब मैं चाहता हूं कि आप कंसेप्ट नंबर 3 लिखें कि इसका नाम लिखें कैसे बनेंगे सिकंदर, या लिखें जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब के सब बंदर, बाकी सब के सब बंदर, बाकी सब के सब बंदर। आइए 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 मैं आपको बताऊं कि सिकंदर कैसे बनेंगे। सिकंदर बनने के लिए आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़, वीडियो चलाने के लिए, हाँ जी, वॉइस की ज़रूरत होगी या इसी में चला दूं? चलिए, पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप सबको एक रजिस्टर खरीदना है अगर आपको सिकंदर बनना है तो। रजिस्टर मोटे वाला होना चाहिए दोस्तों, बिट्टू का ले लें, कोई भी ले लें, मोटे वाला रजिस्टर हो, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है कि आपका एक ही जगह सब काम कवर हो जाएगा। और जब आप रजिस्टर को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली एफएम आपके दिमाग में आएगा और ऑटोमेटिकली वो चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी। तो मैं चाहता हूँ कोई डायरी, कोई कॉपी, कोई छोटे पतले रजिस्टर में ना लिखे, सब के सब मोटे रजिस्टर में लिखेंगे, बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, आप सबके पास एक कैलकुलेटर होना बहुत ही जरूरी है। कोशिश करें कि कैलकुलेटर आप इस तरह का ले लें जिसमें ग्रैंड टोटल का फंक्शन भी है। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है क्या? जिसमें ग्रैंड टोटल का फंक्शन भी है, ये ग्रैंड टोटल है। वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस कैलकुलेटर की आपको पूरी प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि मैं इस कैलकुलेटर को यूज कैसे करता हूं, ठीक है। तीसरी बात मैं कहता हूं कि आपको हम आने वाली या जब भी आप ये क्लासेस परचेज करेंगे, बुक्स देंगे। बुक्स दोस्तों 4 तरह की हैं, वैसे तो मैं कहता हूं 3 तरह की हैं, वैसे तो मैं कहता हूं 3 तरह की हैं। 2 किताबें जो हैं वो CBQs हैं और एक जो किताब है वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, EPQs है। तो मैं कहता हूं 2 किताबें CBQs हैं, एक किताब EPQ है। हमने इनमें बड़े सारे क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। जैसे ये पहली बुक है आपके सामने, ये देखिए FM की फर्स्ट बुक है। इस बुक को हमने, इस बुक में कंसेप्ट्स लिखे हैं। आपको थोड़ा सा पता चलेगा जब मैं दिखाऊंगा या जब आपको बुक मिलेगी। तो हमने हर पेज के, पहले तो देख लीजिए कुछ टेस्टिमोनियल्स हमने लिखे हैं इस बुक में कि टेस्टिमोनियल्स क्या हैं, जो हमारे बारे में बच्चों ने बोला, उन्हीं की हैंडराइटिंग में लिखे हैं, उन्हीं के हैंडराइटिंग में लिखे हैं। जब आपको बुक मिलेगी ये बड़े सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। इसके बाद हमने इंडेक्स बनाया है और इंडेक्स में अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि मैं इस चैप्टर में कितने कंसेप्ट कवर करूंगा। जैसे वर्किंग कैपिटल में मैंने लिखा है 24 करूंगा। फिर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कितने होंगे, 22 होंगे, और EPQs कितने होंगे, 32 होंगे। टोटल हम 54 क्वेश्चंस करेंगे। इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इससे बाहर दे दे। अगर आप ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को करते हैं तो अगर फिगर्स भी थोड़ी सी अलग आ गई फिर भी आप कर पाएंगे। और एक दूसरी बुक आपको मिलेगी, ये 2 बुक्स हैं कंसेप्ट बेस्ड। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स डाले हुए हैं जो आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे हमने लिखे हैं कंसेप्ट। इसमें कुछ कंसेप्ट हमने लिखे हैं, आप चेक करिए। हर चैप्टर को हमने कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया है। आप देखिए, जैसे मैं कोई भी एक चैप्टर आपके सामने खोल दूं तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा कि ये बुक बनाई कैसे है। जैसे ये पहला चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसमें 24 कंसेप्ट हैं। तो पहले पेज में हमने इस 24 कंसेप्ट को लिखा है। इसमें कितने लेक्चर लगेंगे वो लिख दिया है। इसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कितने होंगे, EPQs कितने होंगे, थ्योरी क्वेश्चंस कितने होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप कितने होंगे। जैसे पहला अगर आप देखें तो मैंने लिखा है थ्योरी क्वेश्चंस, लिखा हुआ है थ्योरी। थ्योरी क्वेश्चंस में हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा है। आज तक इस चैप्टर में कहां से थ्योरी आई है उसको हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख दिया, और कहां किस किस पेपर में आई है वो भी लिख दिया। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू किए। तो मुझे लगता है कि बुक्स इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक हम आपको डायग्राम की छोटी सी बुक देने वाले हैं, डायग्राम और शॉर्ट नोट्स की। बस फिर बताऊंगा कि डायग्राम का यूज क्या है। ये अगर आप सारी बातें रेगुलर करने के लिए, क्लास में करने के लिए बैठ जाते हैं अपने घर में, और जो भी मैं क्वेश्चंस बोलूं वो घर में करते हैं, तो यकीन मानिए आपके 80+ आ जाएंगे। क्योंकि आपका मानना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये सब कुछ ना भी हो, लेकिन अगर आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग हो, पॉजिटिव माइंड हो, तो फिर आप इस दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। आइए मैं आपको
एक छोटा सा वीडियो दिखाऊं और ये बताना चाहूं कि उस वीडियो में एक लड़की ने, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की लड़की ने कैसे अपनी सभी पहली बार बिना किसी कोचिंग के एक हासिल तय किया। आइए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पिताजी राज, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है P7 न्यूज़ में। इसमें कुछ करना तो नहीं है, बस चलता रहना। देखिए आपके सामने एक ऑटो रिक्शा की बेटी, सीए फाइनल, सारे ग्रुप्स पहली बार क्लियर। उसका घर देखिए। नाम प्रेमा जयकुमार, उम्र 25 साल, जन्म स्थान विल्लुपुरम, तमिलनाडु। नेशनल लेवल पर सीए की परीक्षा टॉप करने वाली प्रेमा की कामयाबी ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। जिंदगी के अभी तक इस छोटे से सफर में प्रेमा ने जो कुछ हासिल किया, उसमें गरीबी उसके आड़े जरूर। घर देखिए कितना छोटा है, मुंबई के कितना छोटा सा घर है। ऑटो रिक्शा चालक और घर में काम करने वाली उसकी माँ किचन में किस तरह से काम कर रही है। अभी उसकी माँ कुछ कहेगी कि अगर दिल में हौसला है तो ऊंची उड़ान भी मुमकिन है। बहुत बहुत ये देखिएगा, सुनिएगा जरा इसकी माँ की बातों को और जरा अपने आप से कंपेयर कीजिएगा। पता चला मेरा फर्स्ट रैंक आया। मुझे इंस्टीट्यूट में से फॉर्मर प्रेसिडेंट का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि तुम्हारा फर्स्ट रैंक आया। मैं तो तभी तो थोड़े मिनट के लिए तो मैं तो रोने लगी, इतनी आंसू भर गया मेरे आंखों में एंड बहुत खुश हुई। एंड तुरंत मेरे पापा का नंबर उन्होंने ही लेके, पापा को भी उन्होंने पहले इन्फॉर्म किया एंड मम्मी को मैंने इन्फॉर्म किया एंड बहुत खुश हुए। बेटी की इस कामयाबी के बाद प्रेमा के परिवार वालों को देश उसकी माँ ने कहा कि वो प्रेमा की इस कामयाबी मोबाइल फोन और टीवी पे ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रेमा की कड़ी मेहनत थी जिसने उसे इस मकाम तक पहुंचाया। प्रेमा की खुशी उस समय दोगुनी हो गई जब उसके भाई ने भी इस परीक्षा को उसी के साथ पास कर लिया। मैं अब आपको एक दूसरा वीडियो दिखाने वाला हूं और उसमें ये कहा गया है कि इंसान अगर पॉजिटिव माइंड से और उसकी पिक्चर्स बनाए तो इस दुनिया की क्या चीज हासिल नहीं कर सकता। इस दुनिया की हर चीज हासिल हो सकती है। मूवी का नाम है ओम शांति ओम। शाहरुख खान आपको कुछ कहने वाला है, सुनिए। और इसी मूवी में कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, आगे वाले लेक्चर्स में मैं नए कंसेप्ट शुरू कर दूंगा। वर्किंग कैपिटल स्टार्ट होगा, वो मैं बता दूंगा। आप पहले देखिए क्या कहता है आपको आमिर खान।